तो भैया पहले मठ मंदिर का रिजर्वेशन खत्म करो। 5 शंकराचार्य जो एक जाति विशेष के होते हैं उनको खत्म करो। EWS का रिजर्वेशन खत्म करो। और मैं भी कहता हूँ कि आरक्षण खत्म करना किसी के बाप की हैसियत नहीं है कि वह आरक्षण की बात तो छोड़ो, आरक्षण में जो ये 4 शब्द अक्षर हैं, आ को खत्म करने की या र को खत्म करने की या अड़ को खत्म करने तक की औकात नहीं। सरकार कह तो रही है कराएंगे जातीय जनगणना। जो प्रोफार्मा 14 अगस्त को जारी किया गया है उसमें 40 कॉलम है। SC ST का कॉलम है तो OBC का कॉलम क्यों नहीं? OBC की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती सरकारें? सवाल यह है कि OBC एक बड़ा तबका है, उसकी जनगणना सरकारें क्यों नहीं कराना चाहती? देश और प्रदेश में जब चुनावी माहौल आता है तो आपको 3-4 शब्द अमूमन सुनने को मिलते हैं: आरक्षण, जातिगत जनगणना और प्रोटेस्ट। लगातार इस समय देश में इन शब्दों की चर्चा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले आपने छात्रों का आंदोलन देखा, अब आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आरक्षण हटाओ और रिजर्वेशन रिफॉर्म नाम से ये आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर अब चर्चाएं हैं और लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। एक तरफ बहुजन समाज आरक्षण का समर्थन करता है, दूसरी तरफ सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ इसके पीछे के फैक्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक बंधु हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। ये आरक्षण जो अभी देश के तमाम जो लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं आरक्षण का कि आरक्षण में बदलाव लाया जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि आरक्षण जो तमाम सक्षम हो गए वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिसमें विसंगतियां हैं, इसलिए उसको सुधार किया जाना चाहिए। और एक तरफ कहा जा रहा है आरक्षण हटाओ, तो इसमें एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया। क्या कुछ चल रहा है आपके दृष्टिकोण में, क्या कुछ है? देखिए, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए और आरक्षण तब तक खत्म नहीं हो सकता जब जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर जब जातीय भेदभाव होगा तब तक जो है कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि आरक्षण जो है यह गरीबी उन्मूलन का माध्यम नहीं है। आरक्षण कोई बैसाखी और खैरात नहीं है। आरक्षण कोई पर जो उंगली उठाई जाती है कि आरक्षण से अयोग्य का चयन होता है, तो आरक्षण से अयोग्य का चयन नहीं बल्कि डोनेशन से अयोग्य का चयन होता है। और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग अपात्र चयनित हो जाते हैं और पात्र जो है पीछे हो जाते हैं, तो आप ये बताओ कि 2019 में 48 घंटा के अंदर बिना किसी चर्चा के संविधान से परे जाते हुए जो हमारे सवर्ण भाइयों का एक आंदोलन था कि हमें भी सरकारी सेवाओं में हमारा 10% कोटा मिलना चाहिए, तो उनकी जो आबादी अमूमन 13-13.5% है, उनको जो है कि 10% जो है EWS के नाम पर है, यानी कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दे दिया गया, जो संवैधानिक नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, तो जब 16 नवंबर 1992 को जब उसका 9 जजों की पीठ ने 2/3 बहुमत से उसे पास किया, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मुद्दे पर, उसमें भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई, लेकिन पूरी तरह से 9 जजों की पीठ ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाद में नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, जिनके द्वारा ही या पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई, उन्होंने भी एक प्रसाद कमेटी बनाया था। और जब प्रसाद कमेटी का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में गया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह नकार दिया और निर्णय दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं है, यह संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन आप 2019 में जब सवर्ण समाज का आंदोलन राजस्थान में, हरियाणा आदि राज्यों में उठा और केंद्र की सरकार ने 10% का EWS का आरक्षण कोटा दे दिया, आज जो मेरिट आ रही है, आप देख लो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, चाहे RO का परिणाम का देख लो, अभी 4 दिन पहले जो ग्राम पंचायत अधिकारी का आया है, चाहे उत्तर प्रदेश नर्सिंग भर्ती का परिणाम आया हो, उसमें आप देखोगे, चाहे पुलिस भर्ती का परिणाम आया हो, 1-2 नहीं
2 दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं का जब परिणाम आप देखोगे तो उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यानी मेरिट हमारे ओबीसी से किसी में ओबीसी एससी से पीछे गई है। तो आप बताओ कि यह क्या है? ईडब्ल्यूएस अगर प्रतिभाशाली है, ईडब्ल्यूएस में तो यादव नहीं है, ईडब्ल्यूएस में तो निषाद राजभर चौहान नहीं है, कुर्मी और लोधी नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? ये बड़ी जाति का है जाने वाले सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। हाँ, लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शनकारियों से सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मिलते हैं, उनसे बातचीत करने का आश्वासन देते हैं और बातचीत भी होती है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार आरक्षण विरोधियों के जो है समर्थन में है? देखिए, ब्रजेश पाठक ने आरक्षण विरोधी तबकों का जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका उन्होंने समर्थन किया। अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करना किसी के बस में नहीं, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। और मैं भी कहता हूं कि आरक्षण खत्म करना किसी के बाप की हैसियत नहीं है कि वह आरक्षण की बात तो छोड़ो, आरक्षण में जो ये 4 शब्द अक्षर हैं, आ को खत्म करने की या र को खत्म करने की या अड़ को खत्म करने तक की औकात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी खत्म होने की बात नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि आरक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है, जैसे कोई एसडीएम हो गया, कोई बड़ा नेता हो गया, अब अखिलेश यादव जी पिछड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने, सही करने की बात 8 लाख पर 8 लाख की वार्षिक आय पर अगर इससे अधिक हो गई तो लौटर राम निषाद के बेटे बेटियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख पर सुदामा कोटा क्यों? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों? आप ये जो व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है, वह जाति के आधार पर जो है कि की जाती है, न कि जो है आर्थिक आधार पर की जाती है। अगर यादवों का पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आप देखोगे आर्थिक आधार पर मूल्यांकन करोगे तो हम तो समझते हैं कि अखिलेश यादव का परिवार, डीपी यादव का परिवार के सामने किसी यादव की क्या औकात। लेकिन अखिलेश यादव जब 2017 का चुनाव हार जाते हैं और जब 5 कालिदास मार्ग को छोड़ते हैं तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया जाता है। जब यही जिनके पिताजी 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव खुद जो है देश के नंबर 1 के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन किया। जब वह लोकसभा चुनाव के दौरान गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है, टैंकर से पानी मंगा करके। भारतीय जनता पार्टी की विधायिका एक है, यही लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा से, जिनके पति मोहनलाल गंज से सांसद रहे, 2 बार केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे, कौशल किशोर जी। उनकी पत्नी मलिहाबाद से जया देवी कौशल विधायिका है, दूसरी बार या तीसरी बार, तीसरी बार संभवतः है, विधायिका है। और 1.5 करोड़ रुपया जिस मंदिर के लिए उन्होंने दिया, उस मंदिर में उनको नारियल फोड़ने नहीं दिया गया, उस मंदिर में के गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। नहीं, देखिए ये है कि देखिए सामाजिक भेदभाव से किसी योग्यता का हनन हो सकता है क्या? हम लोग उद्यम झेले हैं, जाति के आधार पर हम लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया है। आप बताओ कि अखिलेश यादव के जाने से मंदिर क्यों धोया गया? देश की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जब जाती हैं जगन्नाथ मंदिर में दिल्ली में, तो उनको गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बैरियर के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। उनका सचिव जो एक जाति विशेष का रहा, वह गर्भगृह के अंदर जाता है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम नागरिक थे। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो नियमतः उनकी उपस्थिति में उसका शिलान्यास किया जाना चाहिए था। जब जो है कि सेंट्रल विस्टा जो नया संसद बना है, द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक थी। और जो संसद की परिभाषा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके उसे संसद कहा जाता है। और द्रौपदी मुर्मू को जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष जो लोअर पार्लियामेंट्री कहा जाता है, यानी निम्न सदन, और उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी और ओम बिरला
जो है उद्घाटन करने जाते हैं, द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं जाने दिया गया? जब रामनाथ कोविंद जो है पुष्कर मंदिर में गए, धक्का मार के पंडों ने उन्हें बाहर कर दिया। जब जगन्नाथ मंदिर में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रामनाथ कोविंद गए, उनको जाने से रोक दिया गया, सीढ़ी पर धार्मिक अनुष्ठान कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की खागा से विधायिका ममता अनुरागी जब वह एक शिव मंदिर के परिसर में चली गई तो टैंकर से प्रयागराज से पानी मंगाकर उसको धुलवाया गया। अभी यही मलिहाबाद क्षेत्र में एक रामपाल रावत थे जो मंदिर की साफ सफाई करने का काम कर रहे थे, और एक दिन दुर्भाग्यवश प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत के कारण उनका पेशाब गिर गया, तो उन्हें उसको छटवाने का काम किया गया। यही जो सनातन की बात कहते हैं, जो हिंदुत्व के पैरोकार बनते हैं, उन्होंने किया। तो ये आरक्षण कोई खैरात और बैसाखी नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) ए में यह व्यवस्था दिया, जिसे मान्यवर कांशीराम जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में। उसके बाद कब जनगणना हुई? 1881 में, 1891 में, 2001 में, 2021 में, और अंतिम संपूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश हुकूमत ने कराया। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जातिगत आंकड़े आगे नहीं किए गए। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत आंकड़ा यानी जातिगत जनगणना आवश्यक होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब देश आजाद हुआ, सरकारें बनी, तो उन्हीं के नेतृत्व में, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार में, बहुमत के साथ जिनका प्रतिनिधित्व था वह ओबीसी, एससी, एसटी के विरोधी थे। अभी सरकार ने तो सूचना जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया है जनगणना कराने का। जब आपके जातिगत आंकड़े पता चल जाएंगे तब ये कहीं न कहीं रिजर्वेशन में सुधार हो जाएगा। देखिए, रिजर्वेशन में सुधार हो, ये इसको कहे रिजर्वेशन रिफॉर्म। तो भैया पहले मठ मंदिर का रिजर्वेशन खत्म करो, 5 शंकराचार्य जो एक जाति विशेष के होते हैं उनको खत्म करो, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन खत्म करो। देखो, ये जाति से जाति तो लड़ाने का है। ये क्या आरोप लगाएंगे? यादव तो नौकरी का ज्यादा हिस्सा ले लिया, तो यादव की मेहनत की भी देखो, यादव की जनसंख्या को भी देखो। अब यादव का लड़का बेचारा यादव समाज दूध बेच करके, बल्टा चला करके, खेत खलिहान में काम करके, गेहूं चावल बेच करके, अपने बेटे को इलाहाबाद में भेजकर, लखनऊ में, कानपुर में भेज करके, कोटा में भेज करके वह कंपटीशन की तैयारी कराता है, नीट की तैयारी कराता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भेज करके वह आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराता है। अब निषाद समाज का व्यक्ति, राजभर चौहान समाज का व्यक्ति पढ़ाई न करके वह छिप लेकर के मछली के लिए टकटकी लगाए रहता है। तो हम कहते हैं ये लास्ट में ले जाकर के कहेंगे कि आरक्षण का अधिक हिस्सा ओबीसी में यादव, कुर्मी, जाट और गुजर ले गया। फिर कहेंगे कि अनुसूचित जाति में चमार और पासी धोबी ज्यादा हिस्सा ले गए। कैसे हो जाएगा? अभी आपने जब बात कही तो जब एक तबका उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको भी उस स्तर तक लाने के लिए तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए ना। अब अगर निषाद, राजभर या जो एससी की बात आप कर रहे, जो टकटकी लगा रहे, मछली पकड़ने जा रहे, उनकी मजबूरी होगी तब जा रहे हैं। जब उनके पास सुविधा होती, पढ़ने की सुविधा होती, तो वो क्यों नहीं आते आपके कंपटीशन में? जब ओबीसी में अगर यादव खा रहा है तो उसमें कितना गलत है? वो सही तो कह रहे हैं ना। देखिए, मैं कहता हूँ इनका मकसद अंदर से एक वर्ग संघर्ष जो ओबीसी और एससी में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फंडा रहा, एक तरफ हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ फंडा रहा राजनीतिक जो माहौल बिगाड़ने का, यादव बनाम गैर यादव, चमार जाटव बनाम गैर जाटव। यही ये मुद्दा चाहते हैं कि हमारा ओबीसी, जो असल मुद्दा जातिगत जनगणना का है, ये रिजर्वेशन रिफॉर्म के नाम पर ये डाइवर्ट हो जाए, ताकि ये जातिगत जनगणना की मांग न करे। और जातिगत जनगणना की मांग जब पर अडिग हो जाएंगे, सरकार कह तो रही है कराएंगे जातीय जनगणना। जो प्रोफार्मा 14 अगस्त को जारी किया गया है उसमें 40 कॉलम है, एससी एसटी का कॉलम है, तो ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? और 2011 में जब जातिगत जनगणना होना था तब उस समय सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव भारतीय संसद में थे। और इन्होंने
लड़ भिड़ करके के सरकार को सहमत कराया और केंद्र सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए पार्ट 2 चल रहा था और उस समय उनकी मजबूरी थी कि उसको बैसाखी नेताजी दे रहे थे, लालू प्रसाद यादव दे रहे थे, तो सरकार ने सहमति जताया कि हम सोशियो इको कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराएंगे। उस समय भी जो 16 पॉइंट के प्रोफार्मा जारी किए गए थे उसमें भी SC ST का कॉलम रहा, धार्मिक अल्पसंख्यक का रहा, लेकिन एक कॉलम जो OBC के लिए रखना चाहिए था इन्होंने नहीं रखा। बाद में कहा कि OBC की जातिगत जनगणना कराने में OBC की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती सरकारें? सवाल यह है कि OBC एक बड़ा तबका है, उसकी जनगणना सरकारें क्यों नहीं कराना चाहती? देखिए, ये डरते हैं कि जिस दिन OBC को, क्योंकि 80 की जैसे अमूमन जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 21%, ST की आबादी 2% मानी गई है, लेकिन टेक्निकल जो सही तरीके की है लगभग में 1% ST की आबादी है। OBC की आबादी सामाजिक न्याय समिति जो राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, जब उसका जो आंकड़ा निकल करके बाहर आया तो 54.05% जो है OBC की आबादी रही। सामान्य वर्ग की आबादी 20.94% थी। ST की आबादी 0.06% थी। SC की आबादी, कुल आबादी जो ग्रामीण अंचल की आबादी है वह जो है कि 24.95% रही। तो इनको ये डर सता रहा है कि OBC को अगर अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा तो इनकी राजनीतिक खटिया खड़ी हो जाएगी। इस डर से और OBC एकजुट होकर के जो माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) में सुझाया है, उसके हिसाब से OBC समानुपातिक हिस्सेदारी की मांग करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात उठेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर छल कपट करते हुए, यही राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, जब 2011 का जातिगत जनगणना रिपोर्ट को 30 अगस्त 2016 को जब उजागर किया गया तो SC ST की जनगणना घोषित कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दी गई। तो लेकिन OBC की जनगणना को छिपा लिया गया। यहाँ तक कि भाषा भाषी बंगला, असमिया हो, उड़िया हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सबकी आंकड़े को उजागर कर दिया गया, लेकिन OBC का आंकड़ा घोषित नहीं किया गया। जब OBC के संगठन और सोशल एक्टिविस्ट जब इस मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाने लगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री की हैसियत से इन्होंने जो है कि सेंसस कमिश्नर की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक किया प्रेस के सामने और यह संकल्प लिया कि 2021 में जो सेंसस होगा वह कास्ट बेसिस सेंसस होगा। लेकिन 2021 में कोरोना का बहाना बना करके यह जनगणना को छिपाने के लिए कोरोना का हवा खड़ा किया गया। लेकिन फिर जब यह मांग उठने लगी तो जो जनवरी 2027 से जो जातिगत जो जनगणना शुरू होनी है, फिर एक बार खेल कर दिया गया कि 40 पॉइंट के प्रोफार्मा में OBC का कॉलम गायब कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब बछड़ों की गणना कराई जाती है तो पिछड़ों की क्यों नहीं? जब घड़ियाल, मगरमच्छ की, हाथी, घोड़ा, खच्चर की, भालू, बंदर की जनगणना कराई जाती है, पेड़ों की जनगणना कराई जाती है, तो OBC की जनगणना क्यों नहीं? ये OBC की जनगणना को जानबूझ करके घुमा फिरा करके जो है ये कराना नहीं चाहते ताकि OBC को अपनी जाति के आंकड़े घोषित हो जाए और आरक्षण रिफॉर्म के नाम पर जो ये हवा खड़ा कर रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन चला रहे हैं, तो यह OBC को OBC से, SC को SC से ये लड़ाने का इनका षड्यंत्र है। मैं कहता हूं कि अगर OBC का वर्गीकरण करना है, मैं अंदर खाने की बात बता दूं, ये चाहते हैं कि OBC में जो है वर्गीय आधार पर संघर्ष हो, यानी कि पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर, सर्वाधिक पिछड़ा के नाम पर। तो हम जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वर्गीकरण की बात को आगे बढ़ाए, तो हम कहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आपके आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो जो है
कई राज्य हैं, हरियाणा है, वहां पर जब ओबीसी का वर्गीकरण है तो हमें जनसंख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी दे दो। अगर हमारी आबादी 52% है, मंडल कमीशन के तहत 52.8%, तो हमें 52% अब आरक्षण दे दो। अगर आज जातिगत आंकड़ा जो उभर के आता है, हमारी आबादी 60% हो तो 60%, हमारी आबादी अगर 40% है तो 40%, क्योंकि हम लोग हकदार हैं, हकमार नहीं है। हम किसी की हकमारी करना उचित नहीं समझते हैं। तो जो हमारा जातिगत आंकड़ा उभर करके आए, हमें उस अनुपात में हमें आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण देने के बाद चाहे ओबीसी को 2 खंडों में बांटना हो, चाहे 3 खंडों में बांटना हो, चाहे 4 खंडों में बांटना हो, तब बंटवारा। जब तक ओबीसी को समानुपाती का आरक्षण कोटा नहीं, तब तक ओबीसी का वर्गीकरण नहीं। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा काफी लंबी हो चली, लेकिन विषय ऐसा था कि इस पे इतना लंबा होना लाजमी है। लगातार आरक्षण का विरोध हो रहा है, आरक्षण में बदलाव की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब बात होती है कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की, तो सरकार सही आंकड़े नहीं पेश करती और जो ओबीसी का आंकड़ा है उसको छिपाने का काम करती, इसलिए कि वो अगर ओबीसी का आंकड़ा सामान्य तौर पर उजागर हो जाएगा तो वो जातियां अपने आप को एकजुट करके कहीं ना कहीं इनको सत्ता से बाहर फेंक देंगी। इसलिए ये तमाम तरीके के झंझावत पैदा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो इसको देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं एक गेम खेल रही है और उन लोगों को मुखौटा बनाकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है, जिसके पीछे अन्य तमाम मुद्दे दब जाए। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।